जय हिंद साथियों, मैं हूं विपिन कुमार पांडे और आप लोग देख रहे हैं अखंड आवारा 24। इस समय मौजूद हैं मुख्यमंत्री जी गृह जनपद के दर्शाचल और बड़हलगंज में। और हमारे बड़हलगंज में आज हम स्थित हैं एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित कमलेश ओझा जी। हालांकि परिचय को तो मोहताज तो है नहीं, और एंटी करप्शन के प्रवक्ता और परिचय के मोहताज तो सर है भी नहीं। इनका नाम है एडवोकेट प्रेम शंकर मिश्रा जी। हालांकि ये यहाँ की बता दें आपको कि राजनीति को उथल पुथल भी कर देते हैं कभी कभी। और आइए इनसे पहले हम परिचय प्राप्त कराते हैं और कुछ एंटी करप्शन के बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अखंड आवारा 24 चैनल। धन्यवाद धन्यवाद। सर एंटी करप्शन में आपकी जुड़ाव कब हुई? मुझे लगता है कि 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले। सर ये एंटी करप्शन का मुख्य उद्देश्य है क्या चीज? नाम से ही स्पष्ट है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आवाज चल रही है। तो इसमें मान लीजिए एंटी करप्शन के अगर भ्रष्टाचार के प्रति अगर आवाज चल रही है तो फिर ये भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो पा रहा है? दिन पर दिन हम तो देख रहे हैं, हमारे नजर में तो हमको यही दिख रहा है कि भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको कम क्यों नहीं हो पा रहा है? ये देखिए, हवा में ही विष घुल चुका है। आपने एक भोजपुरी की कहावत सुनी होगी कि कुएं में भांग घुराइलवा। जहां हवा में ही विष घुल चुका हो, हवा को विष मुक्त करना हो जी। तो ऐसा कोई छलनी मुझे लगता है विज्ञान जगत ने उपलब्ध नहीं कराया अब तक कि हम हवा को विष मुक्त कर सकें। संपूर्ण परिवेश ही भ्रष्टाचार युक्त है। एक प्रयास कर रहे हैं। हमारा काम एक आवाज़ उठाना है, और मैं तो अगर कबीर को याद करूं तो कहता हूं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारी किसी से दोस्ती या किसी से दुश्मनी नहीं है, हम इस आधार पे तय नहीं करते भ्रष्टाचारी कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना ताकतवर है, धनबल कितना है, बाहुबल कितना है, ये हमारे लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। चरित्र हमारे लिए प्रमुख है, व्यक्ति हमारे लिए प्रमुख नहीं है। अगर कहीं आर्थिक कदाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार की परिधि में कुछ भी, उसके विरुद्ध हम जन जागरण में लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता, हम सब भी आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत पड़ती है वहां प्रखर विरोध करते हैं। शेष तो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से हम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। सर आपके संगठन ये जो है कि कितने भारत में, मतलब कितने राज्यों में या प्रदेश के कितने जिले में काम कर रही है? मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष जी इस विषय पर विस्तृत बता पाएंगे। शायद मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे पता है, शायद 17-18 प्रदेशों में संगठन इस समय कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 35 जनपदों में संगठन अपना काम कर रहा है। सर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही तेज तर्रार मुख्यमंत्री माना जाता है पूरे देश में। और सर उसके बावजूद उनके गृह जनपद में ही, जो कि राम जानकी मार्ग का अगर देखा जाए, दृश्य देखा जाए कि ये घोटाला से पूरा युक्त है, तो जब उनके गृह जनपद का ये घोटाला जब कम नहीं हो पा रहा तो अन्य जिलों में कैसे सुधार हो पाएगा? इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी इस व्यवस्था से अलग नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी इसी व्यवस्था के प्रमुख हैं, और यह व्यवस्था, यह सिस्टम ही पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक अकेला व्यक्ति अगर चाहे भी तो सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है कि इस सिस्टम का शिकार जिस तरह समाज है, समाज के लोग हैं, ठीक उसी तरीके से इस सिस्टम के शिकार योगी आदित्यनाथ भी हो रहे हैं। सर कहा जाता है, लोग कहते हैं, हालांकि हमने तो देखा नहीं है, हम भी सुने हैं कि आप एक समय था कि अब योगी जी के बहुत ही करीबी रहा करते थे, तो क्या ये सत्य है? हम लोग योगी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। उद्देश्य और विचारधारा हम सबकी तब भी मिलती थी, आज भी मिलती है। यह था कि जब तब सक्रियता थी, और सक्रियता के साथ हम लोग हिंदुत्व के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम करते थे। और अब भी मानना यही है कि रोटी कपड़ा और मकान से ज़्यादा आवश्यक है आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान। अब भी हम लोग भले ही सीमित दायरे में हों, सक्रियता कम हो गई हो, लेकिन उद्देश्यों से और विचारधारा से कोई समझौता अब भी नहीं। सर आपको चाणक्य माना जाता है चिल्लू पार का, कि आप राजनीति को कभी कभी उथल पुथल कर देते हैं, और आपका ही देन है कि चिल्लू पार की राजनीति को जो है अलग दिशा दिखाने में। इसके में सर आपका क्या कहना है? देखिए, चिल्लू पार की राजनीति का चाणक्य कहना तो मैं समझता हूँ अतिशयोक्ति होगी। चाणक्य महापुरुष थे,
मैं सर उस वर्तमान महान पुरुष से आप कम नहीं है, भले आपको कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमको तो यही लगता है कि आप उस महान पुरुष से कम है भी नहीं। मैं एक सामान्य इंसान हूँ। मैं वर्तमान विधायक की तरह जो है अपनी तुलना चाणक्य या दधीची से नहीं कर सकता। वे बहुत बड़े लोग थे, उनके चरणों की धूली भी हम लोग नहीं हैं। उनकी चरण धूली का एक कण भी अगर हमारे जैसे लोग बन सके ना, तो यह जीवन धन्य हो जाएगा, यह जन्म सार्थक हो जाएगा। और हम लोग ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस धरती पर हमें चाणक्य के पैर की धूली का एक कण बनने का अवसर हुआ, अवसर मिला। अब एक किसी कवि की कविता थी, आदरणीय पांडे जी, कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। मैं प्रस्तुत हूँ सर। अच्छे कवि भी हम इनको कह सकते हैं, और इनकी जो चौपाइयाँ होती हैं बड़ी गजब की होती हैं। हालांकि इनका पोस्टर भी बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो आज बता रहे हैं चिल्लू पार्क की राजनीति को, कहीं ना कहीं ये हमको लगता है कहीं ना कहीं आप चिल्लू पार्क की राजनीति के शिकार भी हुए हैं क्या? राजनीति को जब से जी। चुनाव का पर्याय मान लिया गया, तब से राजनीति में बहुत सारी विसंगतियां आ गई। पांडे जी, राजनीति चुनाव का पर्याय नहीं है। राजनीति राजतंत्र में भी होगी, प्रजातंत्र में भी होगी, तंत्र चाहे जो भी हो, राज्य तो राजनीति से ही चलेगा। चुनाव लोकतंत्र का हिस्सा है, चुनाव राजनीति का हिस्सा नहीं है। लोगों ने चुनाव को राजनीति का पर्याय मान लिया, इस नाते छल, दम, द्वेष, पाखंड, झूठ या साम दाम दंड भेद जैसी नीतियों पर लोगों ने आचरण करना शुरू किया, और राजनीति की वर्तमान दुर्दशा और दुर्गति का यही कारण। सर, सूत्रों के द्वारा मिली खबर के अनुसार, जैसे हम लोग भी अगर क्षेत्र में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, तो हमको ये देखा जाता है, हालांकि बड़ल नगर पंचायत की जो स्थितियां देखी जाती है वो स्थितियां कहीं ना कहीं निंदनीय हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि इस स्थिति को सुधारने के लिए केवल एक ही आदमी उचित है, वो आपका नाम वहाँ पे आता है। इसके विषय में सर आपका क्या कह रहा है? हमेशा धरना देना, हमेशा इसका विरोध करना, आपके अलावा तो मुझे तो और कोई दिखता भी नहीं, और यहाँ के लोगों को भी नहीं दिखता है। सर, ये जीवन क्षणभंगुर है, मान्यवर, नश्वर है। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक अगर समाज के लिए कुछ किया जा सके तो किया जाना चाहिए। मेरा मानना मात्र इतना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ कि सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी अगर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करे तो सब कुछ ठीक न भी हो। जैसे एंटी करप्शन कोर पर पुनः वापस आ जाते हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रयासरत हैं। भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे यह सुनिश्चित करना आम जनमानस का काम है, ये हमारे और अब संगठन के बस की बात नहीं है। सर, ये पर्चे के मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी यह इनकी इतनी बड़ी चर्चाएं आज चली। हालांकि सर से जितना बात किया जाए उतना कम है, क्योंकि इनके पास हर एक बात का जो है कटाक्ष जो होता है बड़ा गजब का होता है, और वो हमारे बस की बात नहीं है कि हम सर से हर बातों पर मैं डिबेट कर पाऊँ। बाकी हमारे साथ जो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं आज, पंडित कमलेश ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अखंड भारत 24 चैनल में। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का, जो कि पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में और कई जिलों में जो कि संचालित चल रहा है। तो सर, इसके विषय में आपका क्या राय है कि आप आगे इसके विषय में क्या करना चाहते हैं इस संगठन के विषय में? देखिए, संगठन का एम्पायर मैंने नहीं खड़ा किया जी। हमारे साथ जो हमारे पदाधिकारी जी। और यहाँ की जनता और सदस्य हैं जी। उनके बल से जी। मैं इतना बड़ा कर पाया हूँ। और मेरा यह मानना है कि संगठन पूरे भारत में कार्य कर रहा है कि भारत में जो धरातल पर भ्रष्टाचार विकसित हुआ है और दिन प्रतिदिन विकसित हो जा रहा है, अनेकों माध्यमों से हम लोग चाहते हैं कि यह धरातल से समाप्त हो। समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों के संगठन का प्रयास है, अथक प्रयास है कि जहां तक संघर्ष करके लड़ाई लड़के, चाहे अधिकारियों के द्वारा चाहे कोर्टों के द्वारा, हम संगठन को कम करें। और कम करने के लिए बार बार जो है शासन प्रशासन से हम अनेकों प्रकार से उनसे अधिकार भी मांगते हैं, उनसे सहयोग भी मांगते हैं। ठीक है। और उसी वे में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस बल सहयोग से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अधिकार दिया भी है, लेकिन मात्र इतने से काम चलने वाला नहीं है। और भी तमाम आवेदन हो गए हैं, ट्वीट गए हैं, ईमेल गए हैं, तमाम जा रहे हैं, अखबार जा रहे हैं कि वह पूर्ण अधिकार दें। जैसे भारत में
हम अपने सरकारी जो है गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज थे, जो भी डिपार्टमेंट थे, मैंने विदेश को दिया, मैंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो हम भी कहते हैं, सरकार भी कहती है कि विकास हुआ है। अगर उसी तरह से सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकारें हों, अगर वह हमारे संगठन को पूर्ण रूप से अधिकार देते हैं तो मेरा मानना है कि तब जाकर के हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने में हमारा संगठन सफल हो जाएगा। सर मान लीजिए अब योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर आते हैं तो वहाँ पे जनता दरबार लगता है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो कि यहाँ के लोग जनता वहाँ पहुँचती है अपनी समस्या को लेकर के। तो सर इसमें कहीं ना कहीं कमियां, हमको लगता है कि प्रशासन की कमियां ऐसी होती हैं तभी तो जनता वहाँ पहुँचती है। तो शासन की ऐसी क्या मंशा होती है कि उस पर लगाम नहीं लगा पाती है और जनता उनके यहाँ पहुँचनी स्टार्ट हो जाता है? ऐसा क्या दिक्कत है यहाँ पे? देखिए, जो मैंने जो देखा है, संगठन में देखा है, शासन को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और शासन में बने सभी सक्षम अधिकारियों को जो पीड़ित आवेदक द्वारा आवेदन दिया जाता है, आदेश तो होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, शासन के वरिष्ठ अधिकारी भी करते हैं, सक्षम जो हैं, लेकिन उसमें आता है कि अधीनस्थ सारे अधिकारी जो है उसका पालन नहीं करते। अगर पालन शासन में या प्रशासन में बने सक्षम अधिकारी करना या अधीनस्थ अधिकारी करना शुरू कर दें तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के सपना साकार हो जाएगा। न तो जनता दरबार की जरूरत पड़ेगी और न तो तहसील दिवस की जरूरत पड़ेगी, न थानों में समाधान दिवस की जरूरत पड़ेगी। जनता को साक्ष्यों के आधार पर अगर अधिकारी या कर्मचारी निस्तारण करने शुरू कर दें और अब देर न करें, देर होने का मतलब भ्रष्टाचार, अगर देर न करें और यह शुरू कर देते हैं तब तो बिल्कुल किसी न समाधान की जरूरत है, न तहसील दिवस की जरूरत है, जनता दरबार की जरूरत है, उसी तरह से न्याय मिल जाएगा। लेकिन यह भ्रष्टाचार जो है जब तक संगठन को अधिकार नहीं देंगे, अब क्यों नहीं होता है, अधीनस्थ अधिकारी क्यों नहीं पालन करता, उसको तो संगठन नहीं बता सकता, लेकिन जो देखता है, जो अपने टास्क फोर्स के जरिए हर पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे भी करवाता है कि कहां से क्या है और उसको लिखता भी है शासन को, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो यह दरबार लगता रहेगा और उससे गरीब जनता को जो पीड़ित है साक्ष्यों के आधार पर उनको न्याय नहीं मिल पाता है। और नहीं तो अपराधी भ्रष्टाचारी जो है वो बाद दाखिल करवा देते हैं और बाद का निस्तारण भी नहीं हो पाता है और बाद दाखिल करवा के निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। जी सर, ये मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर जिले में बहुत से अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं, जो कि अब देखा जाए सूत्रों के द्वारा मिली खबर के अनुसार हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे बूचड़खाने चलते हैं, जिसमें मान लीजिए सनातन धर्म का हमारा प्रतीक हमारे मुख्यमंत्री जी को भी माना जाता है, लेकिन फिर भी बूचड़खाने अवैध रूप से चल रहे हैं, या वैध रूप से क्यों नहीं चल रहे हों, लेकिन हमारे जब बूचड़खाने जब चलेंगे, गौकसी चल रही है, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संगठन भी चाहता है कि बूचड़खाने बंद हो जाए, लेकिन जब तक शासन प्रशासन, मैंने इसके पहले कहा कि आदेश तो बहुत होते हैं बंद कर दिए जाए या हो जाए, लेकिन जहां अपना स्वयं के स्वार्थ में अगर हमारे अधिकारी शासन प्रशासन में बने हुए हैं और स्वार्थ उनका निहित है तो यह बूचड़खाना बंद नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वार्थ अगर निहित नहीं होता तो बंद करने में कोई समय नहीं लगता है। लेकिन यह बूचड़खानों से अगर ऊपर जाए, हम देखें जब बूचड़खाने किस रूप में क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, या तो स्वयं के स्वार्थ अधिकारियों का स्वार्थ सिद्ध होता हो या बूचड़खानों का सिद्ध होता हो, जो भी हो इस पर हम बहुत नहीं बोल पाएंगे, लेकिन संगठन का भी प्रयास रहता है कि बूचड़खाने हमारे बंद हो जाए। हालांकि हमारे पास बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि हम पूछें, हालांकि समय का भी बहुत अभाव है, और हम फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। अखंड भारत 24 के विपिन कुमार पांडे, जय हिंद।